कायदे-ए-आज़म खान ऑफ कल्लात को कहते हैं कि वक्त के लोगों के अंदर ये चीज आ चुकी थी कि हमारे ऊपर कब्जा हुआ है। उसके बाद क्या है कि जुल्फकार अली भुट्टो इन मांगों को हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लेकिन एंजॉय कर रहा है पंजाब। बलोचिस्तान को सी पैक के तहत सिर्फ 400 मिलियन डॉलर्स मिले हैं, जो कि 1% भी नहीं। इनको सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाएं, फिर भी ये बलोचिस्तान के जो गरीब लोग हैं ये गरीब ही रहेंगे। एक बार अकबर भुट्टी ने कहा था बलोचिस्तान जल रहा है। मूसा खेल के अंदर 23 लोगों को बसों से ट्रकों से उतार करके उनकी आइडेंटिटी चेक करने के बाद अगर वो पंजाबी थे तो उनको बुरी तरह से मार दिया गया। मस्तोंग में लेवी स्टेशन पर कई गाड़ियों को आग लगा दी। कल्लात में 11 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इससे पहले बेला में एफसी कैंप पर खुदकश हमले किए गए। देखें, इन अटैक्स में 74 प्लस लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जिसके अंदर हमलावर आर्मी, पुलिस और सिविलियंस शामिल हैं। देखें, बलूचिस्तान के हकूक के लिए इस चैनल से टाइम टू टाइम आवाज उठाई गई है और इनके ये हमले कभी भी जस्टिफाई हो ही नहीं सकते कि आप पंजाबियों को, आम लोगों को बसों से निकाल करके मार रहे हो। क्या ये लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे हक खाए हैं? तो ये चीज इंतहाई गलत हुई है। लेकिन समझने की यह जरूरत है कि ये बलोच अपने ही मुल्क के लोगों को, जो कि पंजाबी हैं, उनके भाई हैं, उनको मार देते हैं और अपने ही मुल्क की आर्मी को मारते हैं। आखिर इतने ज्यादा ये क्रूल, ये सख्त हो कैसे गए अपने ही मुल्क के लोगों के लिए? प्रॉब्लम की जड़ों को फाइंड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएंगे। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर जाना होगा। ऑलरेडी मैं इसको डिटेल्ड समझा चुका हूं एक वीडियो के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहां पर वो वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद फिलहाल मैं मोटा मोटी आप लोगों को समझा देता हूं। होता क्या है दोस्तों, 1947 पाकिस्तान ब्रिटिशर से आजाद होता है और बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो भी एक अलहदा स्टेट थी। कायदे-ए-आज़म खान ऑफ कल्लात को कहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाएं। फिर उसके बाद क्या होता है, बलोचिस्तान असेंबली के अंदर वोटिंग की जाती है, तो मेजोरिटी फैसला क्या करती है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। वो ये चाहते हैं कि बलोचिस्तान एक अलग स्टेट बन जाए। कायदे-ए-आज़म ने उनके इस फैसले को एक्सेप्ट किया। चंद माह के बाद होता क्या है कि जो खान ऑफ कल्लात थे वो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन उसके बाद जो खान ऑफ कल्लात के भाई थे वो बगावत कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब मेजोरिटी के लोग, मेजोरिटी लीडर्स, वो ये चाहते थे कि वो अलग रहें, अलग रियासत बने, और वो इस इल्हाक से बिल्कुल नाखुश थे और बगावत कर देते हैं। जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी सख्त एक्शन लेती है और वो पाकिस्तान से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। उस वक्त के लोगों के अंदर ये चीज आ चुकी थी कि हमारे ऊपर कब्जा हुआ है। उसके बाद 1973 के अंदर जो बलूचिस्तान के बड़े बड़े लीडर हैं, जिसमें नवाब अकबर बुगटी, अताउल्ला मेंगल, खैर बख्श मरी, ये कुछ डिमांड्स रखने शुरू कर देते हैं। जब इनकी गवर्नमेंट होती है बलूचिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तानी स्टेट को कहते हैं कि आप हमें ज्यादा आजादी दें, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर हमारा कंट्रोल हो। होता क्या है कि जुल्फकार अली भुट्टो इन मांगों को इस तरह से देखते हैं जैसे वो 6 नकाती एजेंडा था शेख मुजीबुर रहमान का। उसके बाद क्या करते हैं, वो गवर्नर रूल लागू कर देते हैं और फौजी ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। एक गवर्नमेंट जो चल रही है बलूचिस्तान के अंदर गिरा दी जाती है और उसके बाद उनके ऊपर फौजी ऑपरेशन भी चालू कर दिया जाता है। आप हैरान हो रहे होंगे दोस्तों। उसके बाद 1973 के अंदर ये फौजी ऑपरेशन स्टार्ट होता है और ये सारे के सारे जो बलोच लीडर्स अताउल्ला मेंगल और दीगर जो भी अकबर बुगटी, सारे गायब हो जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक आते हैं तो कहानी बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन जड़ जो थे, जो बीज थे, वो वहीं के वहीं खड़े थे। इसके बाद आता है ईयर 2000, फौजियों के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स होते हैं और ये अटैक करता कौन है? BLA। दोस्तों, ये BLA क्या है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और इस वक्त कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2000 लोग थे जो ये डिमांड कर रहे थे कि बलूचिस्तान एक अलग रियासत बनेगी। उसके बाद जब सी पैक भी आता है, उसके बाद मजीद अटैक्स बढ़ जाते हैं और इस इतवार को भी आप लोगों ने नए अटैक्स भी देखे। देखिए, जो मैंने हिस्ट्री का ओवरव्यू दिया है, यहाँ से हमें एक चीज क्लियर होती है कि आम आवाम और वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके माइंड के अंदर एक चीज भरी हुई है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कब्जा किया और उसके बाद वो हमें लगातार दबाता आ रहा है। टाइम टू टाइम वो हमारे ऊपर फौजी ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर हमारा हक होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसको भी ये खुद कंट्रोल करते हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लेकिन इंजॉय कर रहा है पंजाब, इंजॉय कर रहा है चाइना, इंजॉय कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, और बलूचिस्तान पिछड़े का पिछड़ा है। अब देखें, अब ये समझते हैं कि जब नेचुरल रिसोर्सेज निकलते हैं तो कितने कितने परसेंट शेयर मिलता है। पंजाब गवर्नमेंट को कितना मिलता है और चाइना को कितना मिलता है, बलूचिस्तान को कितना मिलता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होती है, कौन सा इदारा करता है। अब इसको समझते हैं दोस्तों। सिंडेक माइनिंग प्रोजेक्ट 1995 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइनीज फर्म मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड के साथ शुरू हुआ था। इसका पर्पस था गोल्ड और कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना। प्रोजेक्ट का प्रॉफिट 50-50% रखा गया, लेकिन बलूचिस्तान को सिर्फ 2% शेयर दिया गया, जो कि अनएक्सेप्टेबल था। 2008 में आगाज
वाज़े हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज के तहत बलूचिस्तान को 35% शेयर का प्रॉमिस किया गया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने पेमेंट डिले किए और अभी तक बलूचिस्तान को वो शेयर दिया ही नहीं गया। देखें सी पैक चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो 2015 के अंदर स्टार्ट हुआ था, बलूचिस्तान को सी पैक के तहत सिर्फ $400 मिलियन मिले हैं, जो कि $73 बिलियन का 0.4% है, जो कि 1% भी नहीं बलूचिस्तान को दिया गया सी पैक के प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी प्रॉफिट आएगा। ग्वादर को फ्रेश वाटर का एक्सेस नहीं है और लोग पानी की कमी से परेशान है, जबकि लार्ज स्केल फ्रेश वाटर प्लांट लगभग $100 मिलियन का होता है, जो कि 3 लाख लोगों को पानी प्रोवाइड कर सकता है। देखें बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे गैस रिजर्व्स हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो टोटल गैस रिजर्व्स थे पाकिस्तान के, उनकी 22.7% पैदावार गैस की वो बलूचिस्तान के रिजर्व से हो रही थी, लेकिन बलूचिस्तान की पॉपुलेशन को गैस का 4% ही दिया गया है। देखें यहाँ तक तो हमें समझ आया कि बलूचिस्तान को कितना कम हिस्सा मिलता है जो भी बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां से, लेकिन इनको इतना कम हिस्सा मिलता क्यों है? क्या पाकिस्तान का कानून बिल्कुल इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? तो इसको समझते हैं दोस्तों। एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन ये एक ऐसा इदारा है जितने भी सूबों से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जिस भी तरीके से पैसा इकट्ठा होता है और उसके बाद वो आबादी के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि जो भी बलूचिस्तान से ये नेचुरल रिसोर्सेज के पैसे आएंगे, जिस भी तरीके से पैसे आएंगे पंजाब से आएंगे, उसके बाद वो आबादी के हिसाब से वहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जो बलूचिस्तान की आबादी बहुत कम है और वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है और उनको हिस्सा सबसे कम मिलता है, जिसकी वजह से बलूच सबसे ज्यादा नाराज है। और मेरा भी ये मानना है दोस्तों कि थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए इस बजट को भी। देखें ये भी असल प्रॉब्लम की जड़ नहीं है, इनको सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाएं फिर भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर भी ये बलूचिस्तान के जो गरीब लोग हैं ये गरीब ही रहेंगे, ये चंद लोग अमीर हो जाएंगे। वो कैसे? अब इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो करप्शन है। जब नेचुरल रिसोर्सेज जितने ज्यादा आएंगे वो ऊपर जो सरदार बैठे हैं वो आराम से उस पैसे को इंजॉय करेंगे। मई 2016 में नैब ने बलूचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक अहमद की रहाइश गाह पर 730 मिलियन रुपए बरामद किए। देखिए 730 मिलियन रुपए इसके पास आए कहां से थे? ये पैसा वो था जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट फंड दिया था इनको, ताकि ये स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वहां पर बनाए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्या बेहतर करना, वो उन्होंने अपने घर के अंदर इतने पैसे जमा कर रखे थे। ये सिर्फ एक केस है, हर एक इदारा करप्ट है। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स मिलकर करप्शन करते हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज से आए हुए पैसे होते हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। बड़ी बड़ी करप्शन की जाती है, तो वो सूबा कैसे तरक्की कर सकता है? करप्शन के बाद जो सेकंड बड़ी रीजन है वो है वहां का सरदारी निजाम। वहां पर कोई इलेक्शंस नहीं होते दोस्तों, वो जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर वो एथनिक बेस्ड होते हैं, यानी कि आप जिस भी कौम से होंगे वो उसको अपने सरदार को ही वोट देना पड़ेगा। अगर आप एक गरीब हैं और छोटे खानदान से ताल्लुक रखते हैं तो आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। तो वो कहाँ की डेमोक्रेसी हुई? वो जबरदस्ती वो वोट ले लेते हैं अपने लोगों को डरा करके, ना उनको वहां पर एजुकेशन लेने देते हैं और अपना गुलाम बना करके रखते हैं। एक बार अकबर बुगटी ने कहा था, उन्होंने कहा कि मुझे सही से याद नहीं है कि मैं जब 12 साल का था या गालबन ऊपर नीचे कितनी भी उम्र हो सकती है, मुझे कोई लड़का तंग कर रहा था तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। वहां पर कोई उसको पकड़ धकड़ नहीं है, वो मिनी गोड बने हुए हैं। तो इस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। इस सिस्टम को कैसे खत्म किया जा सकता है? वो है एजुकेशन, जो कि ये सरदार लेने नहीं देते। अब एजुकेशन सुनिए दोस्तों, वहां पर कितने बुरे हालात हैं उनके। बलूचिस्तान में हर 260 स्क्वायर माइल्स पर सिर्फ एक गर्ल्स हाई स्कूल है, हर 28 स्क्वायर माइल्स पर सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है, 5000 स्कूल्स की छतें ही नहीं है, 5000 स्कूल्स में सिर्फ एक टीचर है जो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। देखिए दोस्तों, जब वहां पर एजुकेशन नहीं होगी और जो एजुकेशन भी होगी, जो एक टीचर जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, वो स्टूडेंट्स कितने ही काम के होंगे, वो मीट ही नहीं कर पाएंगे जो आजकल की जदीद जरूरियात हैं। आप किसी फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, आप उनको वैल्यू ऐड करके नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपको जॉब भी नहीं मिलेगी और वो एजुकेशन जो है वो भी ना के बराबर है, और वो एजुकेशन जो ना के बराबर है वो भी मैसर नहीं है। जब अनएजुकेटेड लोग ज्यादा होंगे तो उनको बेवकूफ बनाना, उनको पागल बनाना उतना ही आसान हो जाता है। तो वही ये काम करते हैं सरदार, उनको अपने मुट्ठी में रखने के लिए वो एजुकेट होने ही नहीं देते। अब होता क्या है दोस्तों, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या आती है, जब पंजाब से लोग वहां पर जाकर के काम करते हैं तो बलोचियों को और गुस्सा आता है। वो कहते हैं हमारे पास जॉब नहीं है, लेकिन ये लोग यहाँ पर आकर के जॉब कर रहे हैं। तब उसकी रीजन यही है कि वहां के जो लोग हैं वो स्किल्ड ही नहीं है, और पंजाब से और दूसरे सूबों से लोग वहां पर जाकर के जॉब करते हैं, जो कि उनको डिस्क्रिमिनेशन लगता है। लेकिन बलूचिस्तान की जो बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है बलूचिस्तान को। सड़कें नहीं है, सिर्फ एक इलाका है कोयटा जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर है, वहां पर मिनी बिजनेसेस हैं। लेकिन कोस्ट लाइन और फिशरीज के हवाले से बलूचिस्तान का कोस्ट लाइन 750 किलोमीटर लंबा है, जो पाकिस्तान के टोटल कोस्ट लाइन का 70% है। अब ये कोस्ट लाइन क्या होता है दोस्तों? ऐसे इलाके जो समंदर के साथ कनेक्ट होते हैं, इनको कोस्ट लाइन कहा जाता है। ग्वादर और पसनी जैसे शिप हार्बर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से
मरीन कैच का 30% ज़ाया हो जाता है। मछलियाँ और दीगर चीज़ें जो समंदर से पकड़ी जाती हैं तो उनको मरीन कैच कहा जाता है, और वो 30% ज़ाया हो जाता है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से। हॉर्टिकल्चर, बलोचिस्तान पाकिस्तान का 25वां लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसर है और 5th लार्जेस्ट डेट प्रोड्यूसर है, लेकिन वहाँ पर ये जो हॉर्टिकल्चर है वो बहुत ही पुराने तरीके से किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत कम प्रोडक्शन होती है। लेकिन होता क्या है कि जब इतने ज़्यादा इश्यूज हों तो आम पब्लिक होती है वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो टैक्स चोरी करते हैं। उनको पता है कि हमारा पैसा चोरी हो जाएगा तो वो पैसा दे ही क्यों टैक्स के थ्रू। तो उससे होता क्या है कि जो सूबाई गवर्नमेंट होती है वो डिपेंड हो जाती है सिर्फ बजट के ऊपर, जो तरक्याती बजट मिलता है सूबों को, और वो जो सूबाई बजट होता है उसमें से भी करप्शन हो जानी है, तो वो आम आवाम तक पैसा लगता ही नहीं है, तो जिसकी वजह से आम आवाम टैक्स देना ही नहीं चाहती। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है किसी भी सूबे के लिए, और पंजाब जो है इस वजह से थोड़ा सा बेहतर है कि वहाँ पर आवाम टैक्स देती है, और आवाम टैक्स देती है क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रस्ट करती है गवर्नमेंट के ऊपर। सबसे पहले गवर्नमेंट को तो चाहिए कि उनको वो जो चाहते हैं पावर, थोड़ी बहुत उनको पावर दे दी जाए, और उनको शेयर जो है वो एक्चुअल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए। अगर मैं सीएम बनता हूँ बलूचिस्तान का तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन, करप्शन, सरदारी निजाम इसको खत्म करूंगा, तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। हम इस तरह के यूथ क्रिएट करेंगे जो कि हम डिपेंड हैं, बाहर से मशीनरी आती है 50-50% प्रॉफिट लेकर के चले जाते हैं, जैसे कि चाइना 50-50% यहाँ से प्रॉफिट लेकर के चला जाता है, और इसके अलावा दूसरी कंपनीज आती हैं। हम वो मशीनरी क्यों नहीं बना सकते, हम इस चीज के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते। ये कुछ अच्छे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिसके बाद से हम वो मशीनरी भी खुद बनाएंगे, उसको टैकल भी खुद करेंगे, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खुद निकालेंगे और खुद उनसे बेनिफिट्स उठाएंगे। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं सूबों के, इनको ऐसे ही एक्शन लेने होंगे तो पाकिस्तान डेफिनेटली एक अलग राह पे निकल जाएगा, जो कि होगी सक्सेस की राह। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।